तो उसमें कारण क्या, अंतर क्या आता है, ये जो रोज आगे बढ़ने वाला अंतर होता है ना, वो डिफरेंस आता है कि जो लोग रोज एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो पैरेलली वो किसी और को पीछे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, बाकी सब चीज़ें भी करनी है, पैरेलली करनी है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। ठीक है, नहीं बढ़ेंगे तो दुनिया अपने आप पीछे धकेल देगी। 8 अरब लोग हो गए दुनिया में, है ना। खैर ठीक है, तो हम लोग लिथोस्फीयर पढ़ रहे थे। मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर दे रहा हूँ आप लोगों को। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी भूगोल पढ़ने की, ज्योग्राफी पढ़ने की शुरुआत की थी। हाँ पूछो। अच्छा ठीक है, और एंटी साइक्लोन, ठीक है, और मुझे तो बहुत सारे होंगे तुम्हारे पास। जो आइनोस्फीयर है, जहाँ पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और बोरेलिस बनता है, सब किसी और प्लैनेट में अगर बर्स्ट होता है तो क्या उससे किडनी बन सकता है? क्या दोबारा बोलो। आइनोस्फीयर जो और ऑरोरा की जो लाइट्स बनती हैं, हाँ, क्या किसी और प्लैनेट या गैलेक्सीज में जो बर्स्ट होती है क्या उससे भी बनती है? हाँ बिल्कुल बन सकती है ना। भाई कॉमन सी बात है, देखो हमेशा ना बेसिक थ्योरी को पकड़ो। मैं इसीलिए कहता हूँ कि फंडामेंटल बहुत ज़रूरी होता है ना, किसी भी चीज़ में XYZ, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। ऑरोरा लाइट्स बेसिकली क्या है? नहीं वो तो हिंदी में नाम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड्स से हाँ, जब वहाँ पर जो गैस है, ठीक है, उसका फ्रिक्शन हुआ है किसी ऐसी वेव से, तो उसके जो इफेक्ट है दैट इज ऑरोरा लाइट्स। अब वो जो फ्रिक्शन हो कोई भी चीज़ पैदा करेगी तो लाइट्स बन जाएंगी, कॉमन सी बात है। अभी लद्दाख के अंदर वहाँ भी रेड लाइट्स देखी गई हैं, ठीक है ना, तो प्रोसेस सेम हुआ है। वो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे अमूमन होता रहता है, बाकी जगह कभी कभी हुआ है, बस इतना फ़र्क है। क्योंकि लद्दाख भी बहुत ऊंची जगह पर है, वहाँ पर भी गैसेज क्या हो गई हैं, हल्की हो गई हैं, तो वहाँ पर जैसे ही प्रोसेस हुआ हमको लाइट्स दिख गई। ठीक है, अब आप में से बहुत से लोग अरोरा लाइट्स क्या है ध्यान ही नहीं कर पा रहे होंगे, याद नहीं कर पा रहे होंगे, याद नहीं आ रहा ना कईयों को क्या है अरोरा लाइट्स। अरोड़ा जी होते ना, अरोड़ा जी, उनका इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये ऑरोरा लाइट्स ध्रुवीय ज्योति हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कलरफुल लाइट्स डेवलप होती हैं, उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, चलो अभी कर लेते हैं बाकी वेव्स पे, अभी आने वाले हम लोग अर्थक्वेक में, ठीक है, तो वहाँ पर ये हो जाएगा। तो लिथोस्फीयर हम लोगों ने शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जीवन शुरू होता रहता है और ख़त्म होता रहता है, बहुत नेचुरल प्रोसेस है। इसको कहते हैं मास एक्सटिंक्शन, सामूहिक विलुप्ति। ठीक है, पृथ्वी पर ऐसा अब तक 4 बार हो चुका है, यानी कि जब पृथ्वी पर अवेलेबल जितनी भी लाइफ था, जीवन था, वो लगभग 90% 95% क्या हो गया था, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, चलता रहता है। इसी को अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे सनातन में कहते हैं प्रलय आएगी, सुना होगा ना आप लोगों ने, प्रलय आ जाती है पृथ्वी के ऊपर, तो फिर क्या होता है, पूरी अर्थ खत्म हो जाती है, फिर दोबारा से वो शुरू होती है। और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बाकी जगह कहते हैं डूम्स डे। ठीक है, हाँ, कयामत का दिन। ठीक है, तो अब पता नहीं कि जैसे उसमें कहते हैं वैसे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन धरती पर अब तक 3 बार ऐसी प्रलय आ चुकी है। जब या तो टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि सब चीज़ें खत्म हो गई, या इतना घट गया कि सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, उसको नाम दिया गया था मास एक्सटिंक्शन, सामूहिक विलुप्ति। ठीक है, अब क्या होता है कि अर्थ खुद को बैलेंस करने के लिए ये सब काम तो चल रहा होता है पैरेलली, ये सब चल रहा है एटमॉस्फेयर के लेवल पर। ठीक है, लेकिन जो ज़मीन है जिसको हम लोगों ने क्रस्ट नाम दिया था, उस पर भी कुछ फोर्सेज काम कर रहे होते हैं, कुछ बल काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने 2 फोर्सेज के नाम लिखे थे, कौन कौन सा, एंडोजेनेटिक फोर्स अंतर्जात बल और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज बहिर्जात बल। ये दोनों अपना अपना काम समानांतर एक साथ कर रही होती है, पैरेलली वर्क चल रहा होता है दोनों का। एंडोजेनेटिक क्या कर रहा होता है, कहाँ पे एक्टिव होता है, सरफेस पे, और हाँ क्रस्ट के नीचे वाले पोर्शन में, वहाँ पर क्या एक्टिव है, एंडोजेनेटिक फोर्स है, और क्रस्ट के ऊपर क्या एक्टिव है, एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक क्या कर रहा होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, वो
अर्थ के ऊपर डिसिमिलरिटीज क्रिएट कर रहा होता है या इरेगुलरिटीज क्रिएट कर रहा होता है, यानी कि चीज़ों को ऊपर उठा देगा, नीचे दबा देगा, कोई टॉप खड़ा हो जाएगा, कोई लेक बन जाएगी, है ना। तो जो प्लेन जमीन है ये ऊपर नीचे इरेगुलर हो जाती है, ठीक है, इसका उठाव या इसका धंसाव ऐसा हो जाता है, एंटी इंक्लाइन सिंक्लाइन हो जाता है। और एक्सोजेनेटिक क्या कर रहा होता है, इसका उल्टा कर रहा होता है। जो ये इरेगुलरिटीज बनी है वो उनको क्या कर रहा होगा, बैलेंस करेगा, उनको मिटाएगा। कोई पहाड़ बना हुआ है वो उसको लगातार क्या करेगा, कट करके उसको प्लेन करने की कोशिश करेगा। कहीं पर गड्ढा है, नदी है या झील है तो उसमें क्या करेगा, वो डिपोज करेगा ला करके अवसाद सेडिमेंट्स, उसको भरने की कोशिश करेगा, ठीक है, यानी कि अर्थ को बैलेंस करता है। ये दोनों फोर्सेज पैरेलली काम कर रही होती हैं। अब इन दोनों फोर्सेस के काम करने के कारण बहुत कुछ चीज़ें बनती हैं, डेवलप होती हैं, लाइक माउंटेन्स, जैसे लेक्स, जैसे प्लेट्यूज, ठीक है, रिवर्स के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो हमको ये सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है, वो हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ रहे थे। ये सब क्यों हो रहा होता है ये हमको पढ़ना होता है। वो हम लोग प्लेट्स की बात कर रहे थे, ये कुछ प्लेट्स हैं जो मूव कर रही होती हैं, ये सब चीज़ें उससे कारण होती हैं। यहाँ तक क्लियर है, इतनी हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद से हम लोग आ गए थे कुछ थ्योरीज के ऊपर कि जो हमारी क्रस्ट है एक्चुअल में ये बनी कैसी है। तो मैंने 2-3 थ्योरीज बताई थी आप लोगों को। कौन कौन सी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और एक आपको कर करके आनी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, है ना। तो CDT और PTT की बात हम लोगों ने कर ली थी। PTT प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जिसको लोग रिकग्नाइज करते हैं वो थ्योरी है। वो थ्योरी क्या बताती है PTT, कौन बताएगा बहुत ब्रीफ के अंदर? रेज योर हैंड प्लीज। व्हाट डू यू मीन फ्रॉम PTT, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इन अ ब्रीफ? करेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक बात उन्होंने बता दी है। 3 तरह की प्लेट्स होती हैं, याद आ गया बाकी लोगों को? अब ये तीनों प्लेट्स की मूवमेंट कैसी होती है, मार्जिन्स की मूवमेंट कैसी होती है, ये कौन बताएगा? नहीं, आपने तो बता दिया ना। 2 पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन के। 3 तरह की प्लेट्स होती हैं, कौन कौन सी? ये तो मूवमेंट हो गई प्लेट्स की। प्लेट्स के टाइप्स उसने बता दिए है ना, मैरीटाइम, कॉन्टिनेंटल, मिक्स्ड। सवाल को ध्यान से समझ के ध्यान से उत्तर देना चाहिए, ठीक है। तो 3 तरह की प्लेट्स जो हैं इनकी मूवमेंट कैसी कैसी है? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और कंजर्वेटिव, ठीक है। एक में क्रस्ट का लॉस हो रहा होता है, एक में क्रस्ट का डेवलपमेंट हो रहा होता है, और थर्ड में कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन इन तीनों के दौरान एक प्रोसेस होती है पैरेलली कि अर्थ से एनर्जी बाहर आती है, उसको हम लोग वोल्केनो या वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक के रूप में जानते हैं। जब भी प्लेट्स आपस में क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी, ठीक है, या दूर जाएंगी, तो वहाँ पर दोनों तरह के चांसेस होते हैं, अर्थक्वेक के और वोल्केनिक एक्टिविटी के या वोल्केनिक इरप्शन के, ठीक है। उसकी डिस्कशन हम लोगों ने डिटेल्ड में किया था कि किस किस में क्या चांस होगा, कब जा कर के वहाँ पर माउंटेन बनेगा, कब क्या क्या बनेगा, ये डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। याद आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, 7 दिन का फर्क आ गया है ना, वो दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे थे। अब इसी के कारण ये जो प्लेट्स की एक्टिविटी है, इसके कारण ही फिर अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। अर्थक्वेक का ही एक और इफेक्ट होता है, उसको हम सुनामी कह देते हैं। सुनामी अपने आप में कोई इवेंट नहीं है, सुनामी इज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। तो उसको पढ़ना होगा, उन तीनों चीज़ों को हमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट कहाँ तक किया था ये बताइए एग्जैक्टली, मुझे भी ध्यान नहीं है क्या बताया था, क्या पढ़ाया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरी हो गई थी और CDT पूरी हो गई थी। क्या CDT? हाँ, सी फ्लोर करना होगा, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो पढ़कर क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आपकी बुक में NCERT में दिया हुआ था 2 पैराग्राफ के अंदर। तो बहुत गलत बात है, क्या किया जाए?
चलिए, किसी ने नहीं पढ़ा ना, बहुत अच्छी बात है। तो अर्थक्वेक से शुरू करते हैं, ठीक है। जो 3 इफेक्ट हो रहे होते हैं प्लेट्स के मूवमेंट के, अर्थक्वेक, वोल्केनो और सुनामी, इसकी बात करते हैं। अभी अर्थक्वेक जो आया था नेपाल के अंदर, है ना, 2 हफ्ते पहले, जिसका इम्पैक्ट यहाँ तक हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में आई जब हम न्यूज़ सुनते हैं अर्थक्वेक की, क्या क्या उसमें बताते हैं वो? एक एक पॉइंट बोलना, एक पॉइंट बताओ कोई। अधिकेंद्र, अंग्रेजी में बोले तो हाइपोसेंटर, ठीक है। और बाकी लोगों ने खबर सुनी ना, कोई भी खबर सुनते हैं हम लोग तो एक थोड़ा सा माइंड खुद ही चलाया करिए कि ये जो खबर है इसमें मेरे लिए काम की चीज़ें क्या हो सकती हैं जो यूपीएससी के अंदर आ सकती हैं या जिससे सवाल बन सकता है। तो उससे क्या होगा कि आप सवालों को समझना शुरू कर दोगे तो जवाब तो अपने आप निकल आएगा। मतलब पढ़ तो हम सब रहे ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उससे सवाल कैसे बनता है अगर ये समझ में आए तो आपको पढ़ाई का लाभ ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, अर्थक्वेक लिख लीजिए। अर्थक्वेक, भूकंप। व्हाट डू यू मीन फ्रॉम अर्थक्वेक? जी, अर्थक्वेक बेसिकली है क्या? इन सिंपल लैंग्वेज क्या है अर्थक्वेक? हाँ, पृथ्वी का कंपन, प्लेटों का कंपन, ठीक है। और तो प्लेटें तो लगातार मूव ऐसे ही कर रही हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का कंपन यानी कि वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, अगर और एग्जैक्ट कहें तो वाइब्रेशन ऑफ द क्रस्ट, ठीक है। 2 प्लेटें आपस में क्या करेंगी? जब कोलाइड करेंगी, टकराएंगी, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा? उसके ऊपर जो क्रस्ट है उसमें जो शेक होगा, वाइब्रेशन होगा, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? अर्थक्वेक कह देते हैं, ठीक है, जो हमको शो होता है। क्योंकि बाकी प्लेट्स भी लगातार मूव कर रही हैं तो कंटिन्यूअसली मूविंग फॉर्म में है, हमको नहीं फील हो रहा होता है, लेकिन जब उसका इम्पैक्ट हमको क्रस्ट पर दिखता है तो उसको हम अर्थक्वेक कह देते हैं, ठीक है। जैसे धरती घूम रही है अभी भी, आपको फील हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, पर अभी भी घूम रही है और बहुत तेज गति से घूम रही है, इतनी तेज गति से घूम रही है कि 24 घंटे में एक बार पूरा घूम जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अर्थ का परिधि कितनी है, कितनी है? पेरिफेरल, अरे क्या बात कर रहे हो? अच्छा, डायमीटर कितना है अर्थ का? व्यास, हे भगवान। अच्छा, कॉमन सेंस लगाइए। हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ के क्रस्ट से लेकर के अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है? 6371 किलोमीटर। वो हो गया उसका रेडियस, उसका डबल क्या हो जाएगा? ऐसा ही होता है ना, ठीक है। मुझे मैथ्स नहीं आती बिल्कुल भी, मुझे नहीं पता कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन तब भी डायमीटर तो ऐसे ही हो जाएगा। तो यानी कि अराउंड 13,000 किलोमीटर अर्थ का डायामीटर है, ठीक है। और जो उसकी परिधि है दैट इज अराउंड 40,000 किलोमीटर। तो वो पूरा घूम जा रहा है 24 घंटे में एक बार, इस स्पीड से हमारी अर्थ घूम रही है, ठीक है, पर हमको नहीं फील हो रहा होता है। तो ऐसी बहुत कुछ चल रहा है पैरेलली अर्थ पे जो हमको नहीं फील हो रहा होता है, ठीक है। खैर, लिखिए पहला पॉइंट, अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं हम लोग। द वाइब्रेशन ऑन द अर्थ क्रस्ट, द वाइब्रेशन ऑन द अर्थ क्रस्ट और सरफेस, पृथ्वी की भूपरपटी या सतह पर होने वाला कंपन, पृथ्वी की भूपरपटी या सतह पर होने वाला कंपन। सेकंड पॉइंट, द रीजन फॉर अर्थक्वेक, द रीजन्स फॉर अर्थक्वेक, रीजन्स फॉर earthquakes can be 2 following types। भूकंप के निम्न 2 प्रकार के कारण हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। ए सब हेडिंग नेचुरल रीजन्स, क नेचुरल रीजन्स प्राकृतिक कारण,
उसके सामने बताइए क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसमें 1 2 3 4 लिख लो। नेचुरल रीजन्स में पहला हो गया पीटीटी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हिंदी में क्या हो जाएगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये एक बड़ा कारण हो गया। सेकंड, आइसोस्टेसी प्रोसेस, ये क्या होता है मैंने बताया था, तो जो दोनों फोर्स काम कर रही होती है ना, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, तो वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, आइसोस्टेसी मेंटेन करते हैं। यानी कि अर्थ कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ना बहुत ऊपर नीचे हो और ना ऊपर हो ना नीचे हो। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समस्थिति। तो हिंदी में क्या लिख लो, समस्थिति प्रक्रिया। ठीक है। थर्ड, नेचुरल रीजन्स में ही वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखीयता कहते हैं हिंदी में, या ज्वालामुखी प्रक्रिया ऐसा कह लीजिए। और फोर्थ लिख लीजिए मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग, वेस्ट होता है ना, उसी से बना है वेस्टिंग, WASTING। हिंदी में इसको कहते हैं वृहद क्षरण। मास वेस्टिंग होता है वृहद क्षरण। अब बाकी सब तो पता है आपको, मास वेस्टिंग क्या है ये नहीं पता होगा। मास वेस्टिंग क्या होता है, मास मतलब बहुत सारा, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी, जब कई बार क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा पार्ट अचानक से नीचे गिरता है, ठीक है, नॉर्मली ये माउंटेन्स पर हो रहा होता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, उसके कारण भी वहाँ पर अर्थक्वेक डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ये 3-4 रीजन्स हो सकते हैं। अब जो वोल्केनो है, वोल्केनो वो भी अपने आप में इफेक्ट होता है पीटीटी का, लेकिन वो एक सेपरेट रीजन है, इसलिए हमने उसको नेचुरल में डाल दिया है। तो ए हो गया नेचुरल रीजन्स, बी मैनमेड, मानवीय कारण। पहला नेचुरल के 3-4 हमने लिख लिए, अब दूसरा मैनमेड रीजन्स, मानवीय कारण, मैनमेड रीजन्स। 1 2 3 4 एटॉमिक टेस्ट हो सकता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ नाभिकीय परीक्षण, प्रशिक्षण नहीं, नाभिकीय परीक्षण। दूसरा लिख लीजिए माइनिंग, खनन। और तीसरा लिख लो डैम, बांध। ये जो बांध लिखा है इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर क्या होता है, हाँ जलाशय क्या होता है, तुम हिंदी में बोल देते हो बस यार, समझाते नहीं हो। रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, हिंदी में लिख लीजिए जलाशय निर्मित भूकंप। ठीक है, तो रिजर्वॉयर क्या होता है, बांध जो बनता है ना, कोई भी डैम जो बन रहा होता है, डैम के पीछे जो लेक डेवलप हो जाती है, दैट इज नॉन एज रिजर्वॉयर। मान लो यहाँ से रिवर आ रही है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक डैम बना दिया, अब ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा ना इसके चारों तरफ, दिस इज नॉन एज रिजर्वॉयर। तो जब कहीं पर ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जहाँ पर पहले उतना पानी इकट्ठा नहीं था और वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया 1 लाख गैलन पानी, अब उसका प्रेशर तो पड़ेगा ना उस जगह के ऊपर। ठीक है, तो अगर उसके कारण कोई अर्थक्वेक डेवलप होगा, दैट इज नॉन एज रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक महाराष्ट्र के कोयना में मिला था। ठीक है, कोयना रिवर है, वहीं पर कोयना डैम है, तो वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था, वहाँ पर कोई सिस्मिक एक्टिविटी नहीं थी, यानी कि कोई भी अर्थक्वेक एक्टिविटी नहीं थी, पर तब भी भूकंप आया था। तो ये एक बड़ा रीजन फाइंड आउट हुआ। ठीक है, अभी उत्तर काशी में एक इवेंट हुआ पड़ा है, क्या हुआ है, टनल वाला, पढ़ा बाकी लोगों ने, गलत बात, अखबार नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, डूब मरिए आप लोग।
ऐसा नहीं चलेगा भाई, ठीक है। उत्तरकाशी में एक प्रॉपर एक हाईवे बन रहा है यमुनोत्री के लिए, 9 दिन हो गया है, आज 10वां दिन हो गया है। तो वो एक टनल बना रहे थे पहाड़ के नीचे से, तो वहाँ पर क्या हो गया, अचानक से जो पूरा मलबा था वो नीचे गिर गया, क्योंकि वो माइनिंग कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है। अब अर्थक्वेक तो नहीं आया उसके कारण, लेकिन वो 150 मीटर का जो स्पेस था उसका पूरा पहाड़ सारा नीचे गिर गया। अब वो जो मजदूर थे, लगभग 41 मजदूर है, वो उसके उधर रह गए हैं, ठीक है, यानी कि वो पूरा ब्लॉक हो गए हैं और बाकी लोग इस तरफ हैं। तो वो आज 10वां दिन हो गया, वो फंसे हुए अंदर 41 लोग। अब वहाँ पे पाइपिंग के थ्रू वहाँ पे उनको अभी पहले स्टार्टिंग में ऑक्सीजन और लिक्विड दिया जा रहा था, कल से एक और पाइप है, खाना वाना दिया जा रहा है। तो अभी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सवाल इससे आएगा नहीं आएगा, पर ये आपके आंसर्स में काम आएगा, आप इसको एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखा करिएगा। चलिए, तो ये हो गए रीजन्स। थर्ड पॉइंट लिखिए, ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की उत्पत्ति। ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की उत्पत्ति। आप लोगों ने रबर देखा है जिसको लास्टिक बोलते हैं या इलास्टिक बोलते हैं, है ना। अब उसको स्ट्रेच करने की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा भी स्ट्रेच करते हैं इलास्टिक को, तो वो वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में आने की कोशिश करता है ना। आपने थोड़ा सा खींचा, वो क्या करेगा, सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, यानी कि वापस नॉर्मल सिचुएशन में आना चाहता है। या जैसे आप थोड़ा सा भी उसको रिलीज करोगे, वापस वो नॉर्मल सिचुएशन में आता है। होता है कि नहीं होता है? सेम हमारी अर्थ क्रस्ट के साथ हो रहा होता है, ठीक है। उस पर जब प्रेशर पड़ रहा होता है कहीं से, तो वो क्या करती है, वो फैल जाती है, लेकिन वो नेचुरल पोजीशन जो उसकी थी उसमें वापस आने की कोशिश करती है। इन दोनों का जो इम्पैक्ट होता है वो हमको अर्थक्वेक के रूप में दिख रहा होता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज हो रही थी इस प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी, अब्रप्ट ABRUPT, अब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी along a fault causes earthquake waves, फुल स्टॉप। हिंदी में नहीं बोला ना मैंने अभी, लिख लीजिए, भ्रंश से उत्पन्न, गुड मॉर्निंग, भ्रंश से उत्पन्न ऊर्जा से भूकंपीय तरंगे निर्मित होती हैं, फुल स्टॉप। Every rock has a limit to absorb the pressure, प्रत्येक चट्टान की दाब सहने की एक क्षमता होती है, कॉमा, when every rock has a limit to absorb pressure, प्रत्येक चट्टान की दाब सहने की एक क्षमता होती है, कॉमा, when pressure increase with that limit, जब दाब उस सीमा से अधिक हो जाए from that limit, कॉमा, rock can be broken, या ब्रेक भी हो सकता है, कॉमा के बाद जब ये, क्या बोला मैंने, जब ये सीमा से अधिक हो जाए चट्टान टूट जाएगी,
ये टूट सकती है। अब जब चट्टान टूट जाएगी तो क्या होगा? रॉक ब्रेक हो गई तो हाँ क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि वापस वो उस सिचुएशन में आने की कोशिश करेगी। अब हुआ क्या, प्रेशर बढ़ा उसके ऊपर, वो प्रेशर ऊपर से भी हो सकता है, वो प्रेशर नीचे से भी हो सकता है। डैम वगैरह का प्रेशर ऊपर से आएगा, लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो रही है कन्वेक्शनल करंट के थ्रू, वो प्रेशर कहाँ से आएगा? नीचे से आएगा। तो उसने क्या किया, उस चट्टान को ब्रेक कर दिया या उसके अंदर फॉल्ट यानी कि भ्रंश डेवलप कर दिया। फॉल्ट मतलब कोई बीच में क्रैक आ गया उसके अंदर, ठीक है। अब वो टूटेगी तो उसमें गैप आ गया, लेकिन वो वापस कोशिश क्या करेगी, उस सिचुएशन में वापस आने की, मिलने की। और इस पूरे प्रोसेस में क्या जनरेट होगा वहाँ पर? अर्थक्वेक जनरेट होगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से और बहुत कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, ठीक है। यही बेसिकली अर्थक्वेक होता है, ठीक है। जैसे फ़ोन का वाइब्रेशन देखा है आप लोगों ने, मतलब वो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं है अर्थक्वेक का, पर लाइक वाइज एग्जाम्पल है। उसमें क्या हो रहा होता है, फ़ोन दाएं बाएं मूव कर रहा होता है ना, ठीक है, मतलब किसी भी दो पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। वो सेम उस रॉक के साथ हो रहा होगा वहाँ पर, ठीक है, कि वो जो प्रेशर है वो रॉक को क्या कर रही है, तोड़ रही है। लेकिन रॉक क्या करेगी, वापस अपने सिचुएशन में आने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो अर्थ है वो एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है। यानी कि अब ये तो है नहीं कि यहाँ से पृथ्वी टूट के बाहर निकल गई तो अंतरिक्ष में चली जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सेंटर की तरफ क्या है, कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी है। तो वो तो हमेशा किधर खींचेगी, उसको सेंटर की तरफ खींचेगी। इस प्रोसेस में क्या जनरेट होगा, भूकंप जनरेट होगा, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए कॉमा, कैन बी ब्रोकन एंड ट्राई टू मेंटेन द प्रिमिटिव सिचुएशन एंड ट्राई टू मेंटेन द प्रिमिटिव सिचुएशन, प्रिमिटिव PRIMITIV, और चट्टान अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करेगी, प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करेगी। द रिजल्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस इज अर्थक्वेक, इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम भूकंप होता है। इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम भूकंप होता है। ठीक है, तो ये एक कॉमन सी बात है कि जो अर्थ क्रस्ट या अर्थ रॉक है, जब उस पर प्रेशर पड़ता है वो ब्रोक हो जाती है और वापस जिस सिचुएशन में थी उसमें आने की कोशिश करेगी, इसका रिजल्ट भूकंप होगा। ठीक है, अब इसका एक मैकेनिज्म होता है, भूकंप अचानक से नहीं आ जाता है या एक झटके में सरफेस पर नहीं आता है। तो कैसे हो रही होती हैं चीज़ें, तो जैसा भी पीछे बताया उसने, एक दो वर्ड बताए हैं। एक होता है वर्ड एपिसेंटर, सुना है क्या आप लोगों ने? एक वर्ड होता है फोकस। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा गोला है, ठीक है, अर्थ है। अब ये आउटर में सारा क्या है, हाँ जी क्या है ये आउटर में, हाँ ये सारा क्रस्ट है। ये जो लाइन है पूरी ये क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे जनरेट, आप में से बातचीत मत करो, ठीक है। क्रस्ट के नीचे यानी कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं ABCD वगैरह, ठीक है, तो इसके नीचे जहाँ पर ये प्रोसेस होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, यानी कि जहाँ से एनर्जी रिलीज होनी शुरू होगी, उसको क्या बोलते हैं, क्या फोकस या एपिसेंटर, पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, इसको बोलेंगे फोकस। इसी के लिए वर्ड चलता है हाइपोसेंटर। अब इसके बाद ये जो एनर्जी है ये क्या करेगी, ये चारों तरफ ऐसे फैलना शुरू होगी, और जब ये एनर्जी टकराएगी कहां पर, क्रस्ट के ऊपर सबसे पहले जिस जगह पर, इसको क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। अब ये जो नीचे एनर्जी रिलीज हो रही है हमेशा होती रहती है, अलग अलग जगह होती रहती है, उसका हम पर इम्पैक्ट तब तक नहीं होता जब तक वो एनर्जी क्रस्ट से ना टकराए।
यानी कि वो क्रस्ट पर ना आए, तब तक नीचे एक्टिविटी हो रही है, हमें उसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। समंदर में लगातार भूकंप आते रहते हैं, ठीक है ना, पर उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होता है क्योंकि वो क्रस्ट से टकराता नहीं है, या वहाँ पर टकराया भी तो वहाँ पर हैबिटेशन नहीं है, यानी कि आबादी नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है। तो नॉर्मली जब खबर सुनते हैं आप लोग तो उसमें दो चीज़ें बताई जाती हैं, उसका फोकस और उसका एपिसेंटर। क्योंकि जहाँ फोकस होगा ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर जो क्रस्ट होगी, मैक्सिमम जो इम्पैक्ट होगा वो किसका कहाँ पर होगा, उसी जगह पर होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की क्रियाविधि, भूकंप की क्रियाविधि। देखिए, द एनर्जी वेव्स ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, the energy waves traveling in different directions reach the surface, ऊर्जा तरंगे विभिन्न दिशाओं में चलती हुई सतह तक पहुंचती हैं, फुल स्टॉप। द पॉइंट ऑन द सरफेस, चलती हुई सतह तक पहुंचती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस रीच द सरफेस, एंड रीच द सरफेस हो जाएगा ना। क्या सेंटेंस बन रहा है, बोलना कोई भी एक बार पूरा। अरे एक मिनट, हाँ। सरफेस फुल स्टॉप, चलती हुई सतह तक पहुंचती हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। हिंदी में लिख लीजिए, सतह के पास, सतह पर भूकंप मूल, इंग्लिश में फोकस लिख लेना ताकि दोनों वर्ड याद रहें आपको। सतह पर भूकंप मूल के पास का बिंदु अधिकेंद्र कहलाता है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। It is the first one to experience the waves. यह भूकंपीय तरंगों को महसूस करने वाला पहला स्थान होता है। तरंगों को महसूस करने वाला या उससे प्रभावित होने वाला पहला स्थान होता है। आपके एनसीईआरटी में एक अच्छी सी ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है। उसमें क्या है कि एक अर्थ बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, सेंटर में कोर हो गया, इसके बाहर मेंटल हो गया, ये दो कोर हो गए, इनर और आउटर। फिर मेंटल, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है पर यहाँ बनाना है इसलिए मैंने ज़्यादा कर दिया है इसको। मिल गया सबको इमेज, एनसीईआरटी में दी हुई है वेव्स की इमेज। हाँ ये रही ना, यही तो है, ठीक है। तो जहाँ पर जनरेट हुआ है इसको बनाना होगा आपको, जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया फोकस या हाइपोसेंटर, हिंदी में क्या बोला इसको हमने, भूकंप मूल। और इसके ऊपर यहां पर क्या हो गया, एपिसेंटर, अधिकेंद्र। इसको बना लीजिए।
एकदम बच्चा समझना, थोड़ा सा ठीक सा बनाना, मतलब बहुत बारीक मत कर देना, आपको दिखाई दे। क्या हो गया, छोटा बना लिया, देना, कोई बात नहीं, बना लो बना लो। अब ये जो इमेज बनी हुई है इसमें एक ही पॉइंट बताया हुआ है ना, और वहां से क्या है कि सभी डायरेक्शंस में वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। तो जो पॉइंट बताया हुआ है क्रस्ट के नीचे, दैट इज फोकस, ठीक है। और ऊपर जहां पर ये अर्थ पर टकराएगा वो क्या कहलाएगा, एपिसेंटर कहलाएगा, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग दीजिए सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। हाँ, सिस्मिक वेव्स, SEISMIC, सिस्मिक। अब आपके मन में आएगा सिस्मिक क्या होता है, तो अर्थ के नीचे जो वेव्स जनरेट हो रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स, ठीक है। वो कॉमन सा नाम दिया है, भूकंपीय तरंगे। ये तरंगे अलग अलग तरह की वेव्स अलग अलग तरह की होती है और उनका इम्पैक्ट भी अलग अलग होता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो ए पहली वेव लिख लीजिए इसके अंदर, प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। उसके बारे में लिख लो थोड़ा सा। ऑल्सो नॉन एज पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इन्हें पी तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। कंटिन्यू, दे कैन ट्रैवल इन सॉलिड एंड लिक्विड, ये ठोस और तरल में चलती हैं या चल सकती हैं। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, वेलोसिटी इज मैक्सिमम वाइल इंटेंसिटी इज मिनिमम। हिंदी में लिखेंगे, मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, वेलोसिटी इज मैक्सिमम वाइल इंटेंसिटी इज मिनिमम। हिंदी में लिखिए, वेग या गति सर्वाधिक जबकि तीव्रता न्यूनतम। क्या फर्क हुआ इन दोनों शब्दों में, इंटेंसिटी और वेलोसिटी में? हाँ जी, उसकी स्पीड और उसकी जो क्षमता डिस्ट्रक्शन की वो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बहुत तेजी से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हमारी क्रस्ट पर पहुंचती हैं, बहुत स्पीडली ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन इसी के कारण इससे हमें कोई नुकसान, क्योंकि बहुत स्पीडली ट्रैवल कर रही हैं तो बहुत लेस एनर्जी होती है, तो उससे कोई शेकिंग की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, नेग्लिजिएबल, यानी कि ये अर्थ को शेक नहीं कर पाती, वाइब्रेट नहीं कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट वेव, दूसरी जो वेव है सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, ऑल्सो नॉन एज एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, नॉन एज एस वेव और ट्रांसवर्स वेव्स। हिंदी में लिख लो, इन्हें एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं।
ठीक है। ट्रैवलिंग ओनली इन लिक्विड, सॉरी सॉलिड, ऐसा है ना, हाँ सॉलिड, केवल ठोस पदार्थों में चलती हैं। ठीक है। और वेलोसिटी लेस देन p, इंटेंसिटी मोर देन p, वेग p से कम, तीव्रता p से अधिक, p वेव्स जो पहले वाली बात की थी। ठीक है। और थर्ड लिख लीजिए, थर्ड वेव्स, सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स, धरातलीय तरंगें, धरातलीय तरंगें। ऑल्सो नॉन एज एल वेव्स, एल वेव्स और बॉडी वेव्स, एल वेव्स और बॉडी वेव्स, इन्हें एल तरंगे, एल तरंगे भी कहते हैं। अब बॉडी वेव्स के लिए धरातलीय शब्द ही चलता है हिंदी में, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद कहाँ पे ट्रैवल करेंगी ये? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये अर्थ सरफेस पे ट्रैवल करेंगी, डजंट मैटर कि वहां पे सॉलिड है या लिक्विड है। ठीक है। तो लिख लीजिए ट्रैवलिंग ऑन अर्थ सरफेस, ट्रैवलिंग ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। वेलोसिटी मिनिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, गति न्यूनतम, तीव्रता अधिकतम। और इसी में नोट करके लिख लो, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑन अर्थ, या अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक विनाश। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक विनाश। तो अब जब कहीं भी क्या होगा कि जैसे मान लो ये फोकस है, यहां पर जनरेट हुआ भूकंप, इसके बाद क्या होगा? सबसे पहले कौन सी वेव्स निकलेंगी? पी वेव्स निकलेंगी, प्राइमरी वेव्स निकलेंगी। ठीक है। अब वो इस तरीके से ट्रैवल करते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे? सरफेस तक पहुँचेंगी। लेकिन तब तक क्या हो चुका है? उनकी इंटेंसिटी बहुत कम है, तो उसका कोई इम्पैक्ट हमारे ऊपर होगा? नहीं होगा। उसके बाद दूसरी वेव्स कौन सी आएंगी? एस वेव्स आएंगी। क्योंकि जो पी वेव्स थी वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर रही थी, तो वो चारों तरफ ट्रैवल करेगी। अर्थ में हम लोगों ने पढ़ा था बीच बीच में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। अपर मेंटल इज द लिक्विड या प्लास्टिक स्टेज में है, दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फेयर, याद है ना? तो अर्थ में सेंटर से लेकर के और क्रस्ट तक सॉलिड और लिक्विड दोनों चीजें हैं। अब ये जो वेव्स है जो जहां जहां ट्रैवल कर सकती है वहां वहां ट्रैवल करेंगी। तो पी वेव्स क्या है? कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं अर्थ के अंदर, सॉलिड के अंदर भी। और एस वेव्स खाली कहां पे ट्रैवल कर रही हैं? सॉलिड में। तो जहां जहां पर सॉलिड आएगा वहां वहां पर एस वेव्स ट्रैवल करेंगे। मान लो यहां पर लिक्विड आ गया तो यहां पर एस वेव्स क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, यानी वहां से वो पास नहीं हो सकती, वो दाएं बाएं डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन जो थर्ड वाली वेव है दैट इज एल वेव्स, या जिसको हम लोगों ने बॉडी वेव्स या सरफेस वेव्स कहा है, वो यहाँ पर इस तरीके से ट्रैवल नहीं करेगी। वो एनर्जी क्या होगी? सीधा किधर जाएगी? सरफेस की तरफ। ठीक है। और सरफेस पे टकराने के बाद फिर यहाँ से वो फैलना शुरू करेगी ऐसे। समझ में आई बात? ठीक है। सबसे स्लो सबसे बाद में आ रही है कौन सी वेव्स? सरफेस वेव्स। ठीक है। लेकिन चूंकि सीधा सरफेस पे आने के बाद वो एक्सपैंड हो रही है और वहीं पर ट्रैवल कर सकती है, तो वहां पर क्या करेगी? वो डिस्ट्रक्शन करेगी, मास डिस्ट्रक्शन, भारी तबाही करती है। ठीक है। अब एक जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा, ये इंटेंसिटी और वेलोसिटी वाला है ना, तो
तो वेव्स ऐसे ट्रैवल कर रही होती हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये जितना ज़्यादा होगा वेव्स उतनी खतरनाक होती चली जाती है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा एनर्जी लेकर के चल रही होती है। ठीक है, तो एस वेव्स जो होती हैं ये नॉर्मल मान लीजिए अगर ये हो गई है हमारी पी वेव्स, ठीक है, इससे थोड़ी सी तेज होगी क्या एस वेव्स, और इससे भी ज़्यादा तेज होगी फिर क्या सरफेस वेव्स। तो इसकी वेलोसिटी तो बहुत कम है लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत खतरनाक इसीलिए हो जाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी वेव से एस वेव है, क्योंकि हमको नुकसान कौन सी करने वाली है एस वेव करने वाली है। ये जो आपकी सामने इमेज बनी हुई है आपकी बुक के अंदर, अब इन तीनों के बाद इसमें कहाँ गई, ये देखो एक तो ये दिया हुआ है पी वेव एस वेव और सरफेस वेव्स का। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। दूसरा ये एक इमेज दी हुई है, सबको दिख रही है, इस पर आ जाइए एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दोनों इमेज है, ऊपर ये पी वेव्स के बारे में दिया हुआ है, नीचे एस वेव्स के बारे में दिया हुआ है, और ये जो ग्रे रीजन है बीच में जहाँ पर क्या लिखा हुआ है पी, हाँ शैडो जोन, पी वेव शैडो जोन या तरंग छाया क्षेत्र ये लिखा हुआ होगा ना। ठीक है, तो ये वो रीजन है जहाँ पर ये वेव्स ट्रैवल नहीं कर पा रही हैं किसी भी कारण से। ठीक है, अब यहाँ पर पी वेव ट्रैवल नहीं कर पा रही है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली वो नहीं है, और यहाँ पर एस वेव ट्रैवल नहीं कर पा रही है। एस वेव इसका मतलब ये रीजन कौन सा रहा होगा, लिक्विड का रहा होगा, क्योंकि खाली कहाँ पर ट्रैवल कर रही है सॉलिड में। अब आप बोलोगे सर जो पी है वो तो यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पा रही है, इसके पीछे क्या कारण है ना। तो ये अब तक ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट, क्योंकि रिसर्च बताती है कि वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकती है, और जो हमारी पूरी अर्थ स्ट्रक्चर है इसमें ये दो ही चीज़ें हैं, गैसियस फॉर्म में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक शैडो जोन बनता है फ्रॉम जो भी उसका सेंटर होगा वहाँ से 105 डिग्री टू 145 डिग्री। ठीक है, तो ये सिस्मिक एक्टिविटी में रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पर फर्क पड़ने वाला उसका नहीं है। बस शैडो जोन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। शैडो जोन इज़ द रीजन जहाँ पर ये वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। ठीक है, पी वेव्स का रीजन दिया हुआ है, जो भी सेंटर है वहाँ से जो एंगल बन रहा है 105 टू 145 डिग्री, और एस वेव्स 105 दोनों तरफ इस पूरे रीजन में ट्रैवल करेंगी ही नहीं। ठीक है, इसको हम शैडो जोन कहते हैं, अर्थक्वेक शैडो जोन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन शैडो जोन वाले में? अच्छा, कुछ समझ में आया? उल्टा पूछ लेता हूं मैं। तो अर्थ पर ऐसे रीजन्स भी हैं जहां पर ये वेव्स ट्रैवल नहीं कर रही हैं। ठीक है, उन्हीं वेव्स की ट्रैवलिंग के बेसिस पर हमने ये आइडिया लगा कि यहाँ पे जो जगह है ये सॉलिड है या लिक्विड है। पी वाला कंफर्मेशन केवल अभी तक नहीं हो पाया है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर दैट। ठीक है, उस पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो इसको आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स जो हम लोगों ने लिखा है अभी वही सब यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद इसका मेजरमेंट, जो अर्थक्वेक का मेजरमेंट है वो कैसे होता है, भूकंप प्रकार, भूकंपों की माप। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमने टाइप्स लिखे थे अभी, मतलब जो रीजन्स लिखे थे भूकंपों के, वो सब यहाँ टाइप रीजन दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, बस खाली समझ जाना है आपने पॉइंट में लिखना है या डिटेल्ड में लिखना है। अगर स्पेस कम है या सवाल का छोटा पार्ट है अर्थक्वेक के टाइप्स तो पॉइंट्स में लिख दिए, डिटेल में करना है तो आपने डिटेल में कर दिए। वही है जो हम लोगों ने लिखा है अभी रीजन्स। ठीक है, बस मैंने इसको दो टाइप में कर दिया था, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की माप, भूकंप का माप, की नहीं, इन्होंने की लिखा हुआ वैसे तो। ये बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, सिस्मोग्राफ से। ठीक है, रिक्टर स्केल एक उसका स्केल है, पर मशीन क्या होती है सिस्मोग्राफ, उसमें वो स्केल फिट करते हैं फिर। ठीक है, तो लिख लीजिए
हाँ, सिस्मोग्राफ इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर अर्थक्वेक। भूकंप के का मापन सिस्मोग्राफ यंत्र से होता है। सिस्मोग्राफ ठीक है। अब इसमें दो चीजें हम लोग नापेंगे, एक उसकी इंटेंसिटी और एक उसका इम्पैक्ट। ठीक है, तो एक के लिए स्केल आप लोगों ने बोला रिक्टर स्केल, एक होता है ऐसे मर्केली स्केल, तो लिख लीजिए। इसके बाद अगले पॉइंट में लिखो मेजरमेंट में ही मर्केली स्केल, MERCELLI मर्केली स्केल या मर्केली पैमाना। मर्केली, उसका नाम ऐसी है बंदे का, मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी बुक में दिया हुआ है, डोंट वरी। मर्केली पैमाना, उसमें एक दो पॉइंट्स लिख लो। मेजरमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, मेजरमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, हिंदी में लिख लीजिए भूकंप के प्रभाव, भूकंप के प्रभाव या गहनता का आकलन। नेक्स्ट लिख लो, इट इज अ क्लोज्ड स्केल, यह एक बंद पैमाना है। बंद, क्लोज्ड स्केल, बंद पैमाना है। जो मर्केली स्केल होता है इसमें 1 से 12 तक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मर्केली एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रख दिया गया था। तो 1 से 12 तक मतलब ये स्केल है ना, तो उसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही होगी 1 से, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा होगा 12 पर, अलग अलग पॉइंट्स पे। इसमें नाप क्या रहे हैं बेसिकली हम लोग, इंटेंसिटी या जिसको हम लोगों ने हिंदी में बोला तीव्रता या गहनता या उसका इफेक्ट। ठीक है, अब किसी वेव्स की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका इफेक्ट क्या होगा उतना ज़्यादा होगा। नॉर्मली इसकी खबरें नहीं आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के लिए काम का ज़्यादा होता है। आपको जो न्यूज़ आती है उसमें क्या बताते हैं, रिक्टर स्केल वाला, उससे समझना आसान होता है। ठीक है, तो इसमें इंटेंसिटी नाप रहे हैं। जबकि जो दूसरा स्केल है, दूसरा वाला कौन सा है, रिक्टर स्केल, तो सेकंड लिख लो रिक्टर स्केल। सेकंड पॉइंट रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना। इसमें लिख लो मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का मापन। भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का मापन। ठीक है, ये ओपन स्केल है, खुला पैमाना है। अब बोलोगे ओपन स्केल क्या होता है सर, और ये क्लोज स्केल क्या होता है, क्या होता है, ये स्केल खुल जाता होगा ऐसे करके, नहीं, हाँ करेक्ट। जो क्लोज स्केल होता है उसमें क्या होता है कि जैसे अब कोई मशीन है, वो खाली 80 किलो तक या 100 किलो तक का वजन नाप सकती है। अब मेरा वजन 110 किलो है, तो क्या होगा, वो मशीन मेरे लिए क्या हो गई, क्लोज्ड मशीन हो गई। समझ में आई बात, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मान लो कोई वेइंग मशीन है, वजन नापने वाली मशीन है, उसकी अधिकतम सीमा कितनी है, जैसे आप लोगों ने अब ठीक है, मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बात कर लेता हूँ। किचन है ना, किचन में एक मशीन होती है छोटी, बहुत सब जगहों पे नहीं होती, जो ये होते हैं शेफ, वो लोग रखते हैं, ठीक है, रेसिपी को नापने के लिए। तो वो क्या ग्राम्स में नापती है, ठीक है, 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम, उस पर आप कोई 2-3 किलो की चीज़ रख दो तो नाप ही नहीं पाएगी उसको वो, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है।
ठीक है। तो ऐसे ही हर स्केल का कोई स्केल है वो 12 तक ही नापता है, उसके बाद भी उसके ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं, पर उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो क्लोज स्केल हो गया है। ओपन स्केल में क्या है, इसने क्या किया हुआ है, जो रिक्टर साहब है, शुरुआत कहाँ से हो रही है इसकी, 0 से ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, 9 पर। लेकिन जो ये मान लो 1 है तो यहाँ पर भी पॉइंट में है चीज़ें, ठीक है। इसके बाद फिर 2 हैं, यहाँ पर भी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10 पे जाके 2 हो गया। और हर एक पॉइंट बढ़ने पर क्या होता है कि एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एकदम डबल हो जाती है, ठीक है। यानी कि जितनी एनर्जी रिलीज हुई है अगले पॉइंट पर, इसका मतलब उसकी दुगना हो गई है। तो इसमें किसी भी लिमिट तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। मान लो कमर्शियल वेइंग मशीन है, उस पर आप ट्रक भी खड़ा कर दो, उसको भी नाप लेगी वो, ठीक है। देखे ना आप लोगों ने धर्म कांटे लगे होते हैं ना, हाँ, धर्म कांटे पे आप खड़े हो जाओ तो फर्क पड़ने वाला उसको नहीं है, ठीक है। तो ओपन स्केल क्लोज स्केल का डिफरेंस यही है। ओपन स्केल मतलब इसमें किसी भी लिमिट तक वो चीज़ों को मेजर कर सकता है, क्योंकि हर पॉइंट पर एनर्जी डबल होती चली जाती है। समझ में आई ये वाली बात या नहीं आई, बधाइयाँ, ठीक है। तो लिख लिया दोनों ने, हिंदी अंग्रेजी, ठीक है। इसमें नोट करके लिख लो रिक्टर स्केल में एक चीज, when 1 point increase of the measurement in this scale, जब इस पैमाने में एक अंक की वृद्धि होती है, ब्रैकेट में लिखिएगा, एक अंक की वृद्धि होती है ब्रैकेट में, फ्रॉम 6 to 7 एग्जाम्पल के लिए, यानी कि 6 से 7 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इट मीन्स, इसका मतलब या इसका अर्थ, इट मीन्स द रिलीज्ड एनर्जी इज 10 times हायर, इसका अर्थ उत्पन्न ऊर्जा 10 गुना अधिक है, इसका अर्थ उत्पन्न ऊर्जा 10 गुना अधिक है। ठीक है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। 6 पर मान लो जितना भी, अगर उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर जो अर्थक्वेक आया है उसका रिक्टर स्केल कितना है, 6.0, 6.1 पे क्या हो जाएगा, उसके 1 गुना और बढ़ गया, 6.2 पे क्या हो गया, 1 गुना और बढ़ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगला आएगा 7, ठीक है। तो 6 to 7 अगर कहीं पर आ गया है, इसका मतलब जितनी एनर्जी 6 पर थी, 7 पर उसके 10 times ज़्यादा एनर्जी जनरेट हुई है, रिलीज हुई है। समझ में आई बात, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसीलिए ऐसा होता है कि अगर 6 तक एनर्जी है तो उसका इम्पैक्ट अलग हो रहा होता है, 6.3, 6.4, 6.5 होती भूकंप क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, ठीक है। 200 लोग मर गए, 500 लोग मर गए, ऐसा सुनने को मिलता है। तो हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, एनर्जी 1 गुना बढ़ रही है, और पूरा जब ओवरऑल 6 से 7 पहुंच गया, एनर्जी 10 गुना बढ़ गई, या 7 से 8 या 8 से 9, ऐसा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये माप पढ़ लीजिएगा, ये एक तस्वीर दिखा रखी है एलओसी में, उड़ी करके जो जगह है, ठीक है, वहाँ का दिखाया हुआ है। क्या दिखाया, पूरा ब्रिज गिर गया है, ठीक है ना, पूरा ब्रिज टूट करके गिर गया है। कभी आप में से किसी ने अर्थक्वेक को प्रॉपर अच्छे से फील किया है, घरों में फील किया है? अर्थक्वेक के कारण होने वाले नुकसान में कभी कोई रहा है आप में से, कहीं पर डिस्ट्रक्शन हो गया और आप वहाँ पाए गए हों? है, हाँ, फिर यहाँ पर नहीं पाए जाते हम। चलिए, ठीक है। तो भूकंप सबसे खतरनाक आपदाओं में से एक है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं मिलता है। सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि टाइम नहीं मिलता है। बाढ़ में आपको टाइम मिलता है, आपको अलर्ट मिलता है, क्योंकि बाढ़ अचानक से नहीं आ जाती है ना, बाढ़ आते आते आती है, आग लगते लगते लगती है, ठीक है। लेकिन भूकंप में विदिन सेकंड्स काम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी समस्या है। चलिए,
यहाँ पर नीचे कुछ तस्वीरें और भी दी हुई हैं और इसमें लिखा हुआ है टाइडल वेव्स, ज्वारीय लहरें, यही लिखा हुआ है ना। इमेज के नीचे क्या लिखा हुआ है? जवारीय लहरें लिखा है, ज्वारीय लहरें लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? टाइडल वेव्स। टाइडल वेव्स क्या होती हैं? हाँ, जो ओशियंस, क्या हो गया तुम लोगों को? बोल दो। ठीक है, तो जो ओशियंस में यानी कि ड्यूरिंग द टाइड एंड एब, ज्वार भाटा के दौरान जो वेव्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? टाइडल वेव्स। लेकिन ये टाइडल वेव्स यहाँ पर नुकसान का कारण नहीं बनी है। एक्चुअल रीजन क्या था? अर्थक्वेक के कारण वहां पर जनरेट हुई टाइडल वेव्स और उससे फिर हुआ डिस्ट्रक्शन। तो मेन रीजन यहाँ पर क्या है? वो अर्थक्वेक ही है। ठीक है, उसने दिखाया हुआ है यहाँ पर कि 10,000 लोग अप्रॉक्स मर गए हैं और कारण क्या था? ये सुमात्रा सेंटर दिया हुआ यहाँ बीच में देखिए, वहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? टाइडल वेव्स आई, जिसको हम लोग सुनामी कह देते हैं। टाइडल वेव्स का ही जो बड़ा भयंकर रूप होता है दैट इज सुनामी। ठीक है, तो उसका यहाँ पर जो इम्पैक्ट हुआ दिखाया हुआ है, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह वगैरह। चलो, अब एक काम खुद से आपको करना है। ठीक है, खुद से क्या करना है कि भूकंप का इम्पैक्ट, उसका प्रभाव यहाँ पर बहुत आराम से लिखा हुआ है। वैसे उसने, एक बार इसको देखिए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा दे रहा हूँ, पर इसको नोटबुक में लिख लेना है आपने। इम्पैक्ट, अच्छा हमारे पास किताब नहीं है, एक भी नहीं है। हमारी बुक कहाँ गई? बहुत बढ़िया। समझ में आ गए पॉइंट्स इम्पैक्ट वाले? देखो जरा उसको, कोई एक बोलना शुरू करो। पहला पॉइंट, जमीन का हिलना, ग्राउंड शेकन। दूसरा पॉइंट, एक कोई एक बोलो, एक हिंदी की इंग्लिश। हाँ तुम बोलो जोर से। धरातलीय विसंगति, इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? टेरेन बिगड़ना, मतलब जो जमीन नॉर्मल जमीन थी वो एकदम अलग हो गई। हो सकता है ड्यू टू अर्थक्वेक कहीं पर माउंटेन बन जाए और कहीं पर डिप्रेशन बन जाए, यानी कि गड्ढा बन जाए। ठीक है, तो ये हो गया धरातल का बिगड़ना। नेक्स्ट, टेरेन का खराब। भूस्खलन, लैंड स्लाइड्स, यानी कि एक साथ बहुत बड़ी जमीन की जो क्वांटिटी है उसका मूव कर जाना, किसी और जगह चला जाना। ठीक है, महाराष्ट्र का एग्जांपल 2 साल पहले का मुझे ध्यान में रहता है बार बार मेरे जहन में। वहाँ पर बादल फटा था। ठीक है, बादल फटना क्या है पहले आपको बता चुका हूँ मैं। तो बादल फटा था, उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक गांव जो रात में था सुबह नहीं था। मतलब ये बहुत मास डिस्ट्रक्शन हुआ। महाराष्ट्र में एक पहाड़ी पर एक गांव है, रात में वहाँ पे क्या है? बादल फटा, उसका इम्पैक्ट लैंडस्लाइड हुआ। मेन कॉज क्या है? बादल फटना। इम्पैक्ट क्या हुआ? लैंडस्लाइड। तो जहां पर पूरा गांव बसा था वो पूरा पहाड़ ही क्या हो गया? वहां से स्लाइड कर गया। अब सारा मलबे में कन्वर्ट हो गया। उसके अंदर अवेलेबल जो घर था, जो आदमी थे, वो सब अपने आप में मलबा। तो सुबह जब वहां पर लोग गए तो वहां पे कुछ वो गांव दिखाई नहीं कि यहाँ पर एक गांव हुआ करता था। अब वहां पर है ही नहीं कुछ, वहां खाली मलबा पड़ा है, कई किलोमीटर के अंदर फैला हुआ। उसके अंदर ही सारे घर, उसके अंदर ही लोग, खत्म। पूरा गांव एक साथ खत्म हो गया। तो लैंडस्लाइड इस लेवल तक का खतरनाक हो सकता है। लैंडस्लाइड किसी भी कारण से जनरेट हो सकता है। अर्थक्वेक इज वन ऑफ द मेजर रीजन। ठीक है, नेक्स्ट, मृदा द्रवण, इंग्लिश में। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? अरे बोलो ना, खाली शब्द का अर्थ समझो। सॉइल लिक्विड मतलब क्या हो गया? हाँ, जो मिट्टी है ना, अब जब वहां पर अर्थक्वेक आएगा तो मिट्टी एक मजबूत स्ट्रक्चर होती है। नॉर्मली एक मिट्टी कई सौ सालों में जनरेट हो रही होती है, जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा होता है, मृदा निर्माण हो रहा होता है। लेकिन वो एक झटके में क्या हो जाती है? एकदम हल्की या भुरभुरी सी मिट्टी हो जाती है। ठीक है, रेत बन जाती है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मृदा द्रवण, यानी कि उसका लगभग लिक्विड जैसा हो जाना। नेक्स्ट, ये समझ में आ रहा है आसानी से। नेक्स्ट, क्या? हिमस्खलन,
एवेलॉन्च, जैसे लैंडस्लाइड था, यहाँ पर आइस का स्लाइड हो रहा है, उसको एवेलॉन्च कह देते हैं, बर्फ का गिरना। ठीक है, मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि नॉर्मली ये नहीं दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, धरातलीय विस्थापन, इंग्लिश में वर्ड दिया हुआ है सर। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल सा वर्ड है। अरे क्या मतलब हो गया बताओ ना। हाँ, वो तो पहले में हो गया, विसंगति में हो गया, टेरेन वाले में हो गया है, सर धरती का एक साइड झुकना जो वो उससे पहले वाला हो गया है, झुकाओ तो। हाँ, जमीन का सरक के कहीं और चले जाना। ठीक है, अब बोलोगे ये कैसे हो सकता है? क्या? नहीं, लैंडस्लाइड में तो क्या हुआ कि एक जो पार्ट है वो टूट करके गिर गया, जैसे माउंटेन है उसका एक पार्ट टूट के गिर गया, दैट इज लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड कभी इस पे थोड़ी हो पाएगा। मान लो कोई जमीन एकदम प्लेन है तो वहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है, ग्रेविटी ही नहीं है वहां पर तो। ठीक है, लेकिन ये कोई पूरा एक जमीन का टुकड़ा है बड़ा, ठीक है, भूकंप आया, ये हिल करके कहीं और चला गया, ये हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा नदियां कई कई किलोमीटर दाएं बाएं ट्रांसफर हो जाती हैं, है ना, कई कई किलोमीटर ट्रांसफर हो जाती हैं, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। उसमें से एक बड़ा कारण अर्थक्वेक होता है। यहाँ पे रिवर थी, बीच में भूकंप बहुत तगड़ा आया, उसने लैंड को डिप्लेस कर दिया, ये पूरा इलाका ही शिफ्ट हो गया 2 किलोमीटर लेफ्ट या 2 किलोमीटर राइट, यानी कि जहाँ से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर यमुना आ गई। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं लैंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, कॉमन सी बात है कि टूट जाना डैम्स वगैरह का। नेक्स्ट, आग लगना। हाँ, अब जो बांध और तटबंध के ऊपर तक का जो पॉइंट था वो तो इफेक्ट थे सीधे सीधे किसके? अर्थक्वेक के। यहाँ से जो पॉइंट शुरू हो रहा है ये नुकसान के पॉइंट शुरू हो रहे हैं, यानी अर्थक्वेक के कारण होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। आप लोगों ने जब न्यूज़ सुनते हैं आप लोग तो उसमें 2 शब्द आते हैं, जान माल की तबाही, है ना। तो जान माल की तबाही यानी कि लोगों का मरना या इंफ्रा का नुकसान होना, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक। जमीन का हिलना वो नेचुरल इम्पैक्ट हो गया, ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो गए सारे। अब आग कैसे लगेगा? तो आग क्या है? बाई प्रोडक्ट है अर्थक्वेक का। बाई प्रोडक्ट क्या होता है? सह उत्पाद। हाँ, एक होता है प्रोडक्ट आप जो बना रहे थे, बनाते बनाते साथ में जो डेवलप और हो जाता है उसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आप भट्टी चला रहे हो, ठीक है, साथ में राख डेवलप हो जाती है। अब बना तो आप लोहा रहे थे पर कोयला जल रहा है तो राख भी डेवलप हो रही है, तो राख क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट। तो ये सब जो दिखाई देगा वो बाई प्रोडक्ट है। आग कैसे लग सकती है? बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर भूकंप आया, ठीक है, नीचे क्या नाम है जहाँ पे मीटर वगैरह था वहाँ पर चीज़ें हिली, तारे आपस में टकराई, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट, अरे जोर से बोलो यार। हाँ, ये बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन, ये भी उसका बाई प्रोडक्ट हो गया। ये सब चीज़ें हैं, इसमें लिखा होगा आगे वैसे कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कि बाई प्रोडक्ट है या उससे कारण होने वाला इम्पैक्ट है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये इम्पैक्ट वाला छोड़िएगा मत, है ना। और जो लास्ट चीज़ आएगी, हाँ कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, लास्ट चीज़ आएगी वो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का वितरण। जब भी कोई सवाल हम लोग करते हैं तो उसमें 5-6 पॉइंट होते हैं, वो चीज़ क्या है, कारण क्या है उसका, ठीक है, जो पूरा मैकेनिज्म है वो हमको बता देना, उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या है, तो तब जाकर के हमारा आंसर पूरा होगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट वाला आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा, छोड़ना मत, वरना आंसर के अंदर भी छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का वितरण। और उसी को स्लैश करके हेडिंग में ही उसी को कह सकते हैं अर्थक्वेक बेल्ट्स इन द वर्ल्ड, अर्थक्वेक बेल्ट्स इन द वर्ल्ड, विश्व में भूकंप पेटियां, दिखाओ, विश्व में भूकंप पेटियां। इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? ठीक है, तो दुनिया में क्योंकि जो भूकंप है उसका बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी है, ठीक है, तो जहां जहां पर प्लेटों के मार्जिन्स होंगे
मैक्सिमम जो भूकंप मिलेंगे वो वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। अब प्लेटों के मार्जिन, हम लोगों ने प्लेट्स पड़ी हुई हैं सारी, ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्लेटों के किनारे वहाँ पर डेवलप हो गई हैं क्या, बेल्ट। ऐसी दुनिया में 3 बड़ी बेल्ट है, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। तो लिखिए नंबर 1, पहला सरकम पैसिफिक बेल्ट, परी प्रशांत पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट, परी प्रशांत पेटी। डिटेलिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी, कॉमन सेंस लगा लीजिए पहले। ये दिख रहा है आपको पैसिफिक ओशियन, इधर भी है उधर भी है, ठीक है। अगर इस मैप को थोड़ा सा उल्टा कर देंगे हम, तो पैसिफिक ओशियन अपने आप में लगभग एक गोल शेप में बना हुआ है, आधा पार्ट इसका इस तरफ है, आधा पार्ट उसका इस तरफ है। अगर इस मैप को हम ऐसे मिला देंगे तो समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है ना। तो ये जो पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ एक इसकी बेल्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, अलग अलग प्लेट्स आकर के मिल रही है या किनारे बना रही हैं। तो प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ फैली हुई बेल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम पैसिफिक बेल्ट। इसमें 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए। नंबर 1, ऑन द बोथ कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन एंड आइलैंड्स, प्रशांत महासागर के दोनों तटों और महाद्वीपों पर दोनों तटों और महाद्वीपों पर। अब 2 तट मैंने बोले हैं क्योंकि ईस्ट वेस्ट वाला ज़्यादा काउंट होता है, पर तट नॉर्थ साउथ के अंदर भी हैं, वो छोटे हैं, ज़्यादा फैलाव उसका इस तरीके से है, ओवल शेप में है ना, इसलिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, नॉन एज रिंग ऑफ द फायर, नॉन एज रिंग ऑफ द फायर ऑफ वर्ल्ड, इसे पृथ्वी का या विश्व का अग्निवलय भी कहते हैं, अग्निवलय भी कहते हैं। अब रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरी गोलाई में ये बना हुआ है, जहां जहां अर्थक्वेक आता है वहीं पर बड़ी क्वांटिटी के अंदर वोल्केनो भी एक्टिव है, और वोल्केनो से क्या निकल रहा है, आग, मलबा, सॉरी लावा, है ना, लाइकवाइज वो आग है, तो उसको रिंग ऑफ फायर नाम दे दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिंग ऑफ फायर क्या है, तो पैसिफिक ओशियन, सरकम पैसिफिक बेल्ट है। यही बेल्ट हमारी एज इट इज हम लोग पढ़ेंगे बाद में वोल्केनो के अंदर भी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वोल्केनो का थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ ये एज इट इज वहां पर भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड फाउंड इन दिस बेल्ट, इस पृथ्वी पर सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि, इस पृथ्वी पर सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि इसी पेटी में होती हैं। क्या, मैक्सिमम वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी फाउंड इन दिस बेल्ट। ठीक है, दूसरी पेटी लिखिए, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो नाम से क्या पता लगा कि ये महाद्वीपों के बीच में पेटी है, ठीक है। देख लीजिए, सरकम पैसिफिक बेल्ट जो प्रशांत महासागर में फैली है, तो इसका जो जापान साइड कोस्ट है, यहां से शुरू होती है ये वाली बेल्ट जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं, किसकी, मिड कॉन्टिनेंटल की। क्योंकि यहां पर ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया, इधर ये, इसके ठीक बीच में एक बेल्ट जा रही है, ठीक है, यहां से होती हुई, और ये जो चाइना का सदर्न पार्ट है, इंडिया का नदर्न पार्ट है, जहां पर हिमालय माउंटेन है, यहां से होती हुई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक के पास टर्की, और फिर इन दोनों के बीच से, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट का बीच का पार्ट है, ये बेल्ट आकर के यहाँ पे अटलांटिक ओशन में मिलती है। इसको हम लोग बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मैक्सिमम जो बड़े माउंटेन्स हैं वो यहीं पर पाए जा रहे हैं,
मैक्सिमम जो वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक एक्टिविटी वो यहीं पर हो रही है इन कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटों के मार्जिन है। यहाँ पर कौन सी प्लेट है? ऊपर यूरेशिया, नीचे कौन सी प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सी प्लेट है? अफ्रीका, अरेबियन प्लेट। तो ये सारी टकरा रही है इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेल्ट बन गई है। ये बेल्ट कोई 2-4 किलोमीटर की नहीं होती, 200-400 किलोमीटर की होती है, ठीक है। तो लिखिए इसमें दिस बेल्ट स्टार्ट्स फ्रॉम, इधर से शुरू कर लेते हैं अटलांटिक से, स्टार्ट्स फ्रॉम केप वर्डे आइलैंड इन अटलांटिक ओशियन। ये बेल्ट केप वर्डे द्वीप, केप वर्डे द्वीप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अटलांटिक महासागर। दिस बेल्ट स्टार्ट्स फ्रॉम केप वर्डे आइलैंड ब्रैकेट में अटलांटिक ओशियन and passing from और कॉमन लिखिएगा दोनों। अब यहां पर है केप वर्डे आइलैंड, ठीक है, कहाँ गया? केप फिनिस्टेरे हो गया, केप डी सेंट विस्ने हो गया, यहीं पर केप वर्डे आइलैंड है, बहुत बारीक दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहां से शुरू होता है, आगे लिखिए फिर यूरोप, पासिंग फ्रॉम यूरोप, हिंदी अंग्रेजी दोनों, और यूरोप लिखो ना और के बाद, कॉमा, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, कॉमा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कॉमा लगा के लिखते जाइए, इंडिया ब्रैकेट में हिमालय कर लेना, म्यांमार ब्रैकेट में लिख लेना, अराकान योमा, ये एक पहाड़ी है, माउंटेन है, जैसे हिमालय है हमारी, वैसे म्यांमार में उसका नाम अराकान योमा हो जाता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, आप सेंटेंस बोलो कोई भी एक, पहले अंग्रेजी वाले बोलिए। दिस बेल्ट पासिस फ्रॉम केप वर्डे आइलैंड, अटलांटिक ओशन एंड पासिंग फ्रॉम यूरोप, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, हिमालय, म्यांमार, अराकान योमा, and meet with circum-Pacific belt in Indonesia, and meet with circum-Pacific belt in Indonesia, और इन सबसे होती हुई, अराकान योमा से होती हुई इंडोनेशिया में परिप्रशांत पेटी से जाकर मिल जाती है, परिप्रशांत पेटी से जाकर मिल जाती है। समझ में आई बात? तो पहली बेल्ट हो गई रिंग ऑफ फायर, यहां से एक और बेल्ट निकली है जो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में, कॉन्टिनेंट्स के बीच में फैली हुई है, ठीक है। थर्ड बेल्ट लिखिए मिड अटलांटिक बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट, देखिए, पासिंग फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर के मध्य से गुजरती है, पासिंग फ्रॉम द मिड पार्ट या मिडल पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन, वेयर मिड अटलांटिक रिज फाउंड, वेयर मिड अटलांटिक रिज फाउंड, जहां मध्य अटलांटिक कटक उप मिलता है, मध्य अटलांटिक कटक
मिलता है। ठीक है, लिख लिया हो तो इधर देखिए, लिख लिया सबने? ये दिख रहा है आपको अटलांटिक ओशियन, ये एस शेप में है। ठीक है, इसके ठीक बीच में एक पहाड़ी है, दैट इज नॉन एज मिड अटलांटिक रिज, समंदर के नीचे है वो पहाड़ी। ठीक है, तो इसी ये जो रिज है इसका जो सेंटर है ये रहा केप वर्डे आइलैंड, दिख रहा है? ठीक है, जहाँ मेरा पेन है ना, ये केप वर्डे आइलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिड अटलांटिक रिज है इससे शुरू हुई, ये बेल्ट ऐसे होते 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 इंडोनेशिया में आकर के इससे मिल गई। तो 3 बेल्ट हम लोगों ने पढ़ ली है। पहली बेल्ट हो गई पैसिफिक, दूसरी बेल्ट मिड कॉन्टिनेंटल और तीसरी बेल्ट मिड अटलांटिक, क्योंकि ये भी प्लेट का मार्जिन है। ठीक है, इसके इधर अमेरिकन प्लेट है और इसके इधर अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट है। कोई कंफ्यूजन? फोर्थ, ये बहुत छोटी सी बेल्ट है, इंट्रा प्लेट बेल्ट। इंट्रा प्लेट बेल्ट, अंतः प्लेट पेटी। इसमें लिख लो, द प्लेस वेयर टू प्लेट्स मूविंग पैरेलली विद फ्रिक्शन, वो स्थान जहां 2 प्लेटें घर्षण के साथ गति करती हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, इसका मतलब जो छोटी छोटी प्लेटें बहुत सारी हैं, दुनिया भर में फैली हुई हैं, तो जहां आसपास जो छोटी प्लेटें हैं उनका हल्का आपस में क्या होगा, मूवमेंट होगा, उसका भी कोई इम्पैक्ट छोटा बहुत पड़ सकता है, जैसे गुजरात के भुज के अंदर पड़ा था। ठीक है, नॉर्मली वहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी, भूकंपीय गतिविधि नहीं होती थी, तो उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। एग्जाम्पल पेनिनसुलर इंडिया लिख लेंगे, पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, सबसे ज़्यादा भूकंप और जो वोल्केनिक एक्टिविटी है कहाँ पर है, पैसिफिक के अंदर है, अराउंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद फिर मिड कॉन्टिनेंटल में है और उससे कम फिर मिड अटलांटिक में है, बाकी थोड़ा बहुत बाकी सब चीज़ों में रह गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिएगा, आपको किसी और सब्जेक्ट में बाद में काम आएगी। एक सब्जेक्ट आपका होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, पेपर 3। ठीक है, तो जब वो पढ़ रहे होंगे तो उसमें इंडिया के जो अर्थक्वेक जोन्स हैं उसके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, आप लोगों ने जब भी अर्थक्वेक आता है तो अखबारों में एक इमेज आती है इंडिया की, उसमें दिया होता है जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है ना, उसको देखना चाहिए। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया में कौन कौन से इलाके किस जोन में हैं, कौन से हायर सेंसिटिव जोन है, कौन से लोअर सेंसिटिव जोन है, वो हमको पढ़ना पड़ता है, तो नोट करके लिख लीजिएगा। अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया, अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया कॉमा डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3, आपदा प्रबंधन पेपर 3, वहां पढ़ना है, इसको ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है। अब जो मैंने पढ़ाया तो पढ़ा दूंगा मैं, है ना, मान लो टाइम नहीं लग पाया मुझे या कोई और पढ़ा रहा है तो फिर क्या ऐसा ना हो कि फिर वो बोले कि भाई वहाँ पढ़ा होगा आपने और यहाँ मैंने बोला कि वहाँ पढ़ेंगे और आप कहीं ना पढ़ें। आप तो चाहेंगे ना पढ़ाए कोई भी, दोनों अच्छा हो जाएगा, टॉपिक कम हो जाएगा। ठीक है, पर उसका नुकसान क्या कहाँ हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन अर्थक्वेक को लेकर के? तो आपका जो चैप्टर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, वहाँ पे पूरा अर्थक्वेक का दिया हुआ है, इसको रिलेट करके उसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन होगा नोट डाउन करना है, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया में सॉरी इटली में एक शहर है पाओजेली, ऐसा कुछ नाम है, पिज्ज़ा से मिलता हुआ उसका नाम है, क्योंकि बेसिकली पिज्ज़ा जो है वो कहाँ से जनरेट हुआ है, इटली और आसपास के रीजन में। अब इटली कहाँ पर है, देखा है आप लोगों ने कभी? कहाँ पर है? यूरोप में है। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, इसके अंदर एक पेनिनसुला है,
एक ज़मीन का टुकड़ा है जो समंदर के अंदर गया हुआ है। व्हाट डू मीन फ्रॉम पेनिनसुला, किस किस को पता है? पेनिनसुला या प्रायद्वीप क्या होता है? 1 2, बाकी लोगों को नहीं पता। 3, हाँ जी आप बताओ क्या होता है पेनिनसुला? आपने हाथ खड़ा किया था ना, बताइए बताइए। जिसके तो कोई भी ऐसी लैंड बॉडी, जमीन का टुकड़ा जो 3 तरफ किससे घिरा हुआ हो? वाटर से, उसको हम कहते हैं पेनिनसुला। जैसे इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशियन है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ऐसे ही इटली एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर बसा हुआ है, उसके तीनों तरफ क्या है? पानी पानी है, ठीक है। अब चूंकि वो बॉर्डर है किसका? 2 अलग अलग प्लेट्स का, ठीक है। तो वहां पर एक पाओजी शहर है, वहां पर पिछले 3 महीने में 2500 भूकंप आ चुके हैं, है ना। 3 महीने में 2500 भूकंप, तो एवरेज हर घंटे एक भूकंप आ रहा है, ठीक है। तो शुरू में तो उनको अजीब सा लगा शहर के लोगों को, अब उन्हें आदत पड़ गई है। वो कहते हैं ना शुरुआत तो मजबूरी में की थी, अब मजा आने लगा है, ठीक है। तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला शहर खाली कर दो, सबको शहर खाली करने को बोला। कुछ लोग तो चले गए, बाकी लोग वहीं पर रह के एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय क्या कर रहे हैं? वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं दुनिया भर से इस टाइम देखने के लिए कि हर घंटे भूकंप आ रहा है। और वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी, उसके नीचे बहुत बड़ा वॉल्केनो है यहीं पर माउंट सिसिली में। सिसिली उसका छोटा सा शहर है, वहाँ पर एक पहाड़ है, तो बहुत बड़ा वहाँ पे वॉल्केनो है जो लंबे टाइम से शांत पड़ा था, अब वो क्या हो गया है? एक्टिव हो गया है। तो तुरंत इरप्शन नहीं हुआ है उसका भी, नीचे जो मैग्मा है वो उसकी एक्टिविटी चल रही है। उससे कारण क्या हो रहा है? जब भी उसमें उबाल मारता है वहाँ पे एक शेक हो जाता है, ठीक है। तो हर घंटे भूकंप आ रहा है वहाँ पर। तो अब लोग देखने आ रहे हैं इसको कि कैसे उसमें से धुआं बाहर निकल रहा है, उसमें से, क्योंकि उसमें सल्फर वगैरह निकलता है, उसकी स्मेल फैल जाती है पूरे शहर में। उसको देखने के लिए लोग वहाँ पर आ रहे हैं और वो लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। आपदा में अवसर ढूंढ लिया उन लोगों ने, ठीक है। अब वहाँ पर क्यों आ रहा है हर घंटे भूकंप? वॉल्केनिक एक्टिविटी भाई, सीधी सी बात है। 2 प्लेट्स हैं, ठीक है ना, इधर अफ्रीकन प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है, उसके बीच में वॉल्केनिक एक्टिविटी है। वहाँ पे कभी हुआ होगा कि ये जो प्लेट है उसके अंदर सबडक्ट हुई थी, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर मेल्टिंग हुआ, और वहाँ पे बहुत बड़ा मैग्मा चैम्बर होगा कई 100 किलोमीटर में फैला हुआ। अब उस मैग्मा का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो ऊपर की तरफ एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, उसका इम्पैक्ट हो रहा है, अभी धीरे धीरे हो रहा है। अगर वो इरप्शन धीरे धीरे बाहर होने लग गया तो ठीक है, अगर स्लोली इरप्शन नहीं हुआ और अचानक इरप्शन होगा तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा पार्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए, है ना, समंदर के अंदर जयराम जी की। क्योंकि अचानक फटेगा वो पूरा इलाका जो है वो मैग्मा से कवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर अगले फिर 10-15 सालों तक कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। 15-20-50 सालों तक भी हो सकता है ये मामला, ठीक है। तो ये रीजन्स होते हैं कि अलग अलग जगह भूकंप ऐसे आते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं। नेपाल वाले भी भूकंप के आदी हैं। 5 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप होता है वो लोग देखते रहते हैं, साल में 25-30 तो आ ही जाते हैं उनके वहाँ, क्योंकि बसे हुए हैं ऐसी जगह पर। वो हिमालय के ठीक बीच में है, हिमालय माउंटेन की एक वैली में रह रहे हैं। नेपाल बेसिकली क्या है? घाटी में बसा हुआ देश है। जो काठमांडू है वो एक वैली है ना। अब इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, और बीच में एक लाइन, उसको हम बोलते हैं हिंज लाइन। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जो 2 चीज़ों को मिला रही होती है या अलग कर रही होती है, बाउंड्री लाइन एक तरीके से, ठीक है। वहाँ पर एक फॉल्ट है, तो फॉल्ट से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। कम है तो फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा होने पर फिर वो 2014 के अंदर याद है बहुत बड़ा भूकंप आया था। पिछले 2 हफ्ते पहले जो आया है वहाँ भी लगभग 150 लोग मारे जा चुके हैं अब तक, है ना। तो ये समस्या रहती है, ठीक है। तो अर्थक्वेक में 5-6 चीज़ें हैं। अर्थक्वेक क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी जो वेव्स हैं उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होता है, रीजन क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये 5-6 पॉइंट अगर पढ़ लेंगे तो अर्थक्वेक क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसका केवल एक ऑपरेटिव पार्ट है जो डिजास्टर मैनेजमेंट में आएगा कि इंडिया में अर्थक्वेक जोन्स कौन से हैं, एक बात। दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करना होता है अर्थक्वेक से बचने के लिए, ये इसका ऑपरेटिव पार्ट है ना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, आम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी कभी शायद देखा होगा स्कूलों में, कॉलेजेस में, मॉल्स में मॉक ड्रिल होता है। क्या होता है उसमें? मॉल में, स्कूलों में होता था ऐसा। हाँ, किसने पार्टिसिपेट किया कभी स्कूल के अर्थक्वेक के मॉक ड्रिल में? सारे करते हैं।
मतलब आप में से किस किसने किया ये कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिलती हैं उसमें? नंबर 1, बोले पहला बैल बजे को नहीं होता। अरे शांत, हाँ पहला बैल बजे क्या बोलते उसको इसके नीचे छुप जाए, डेस्क के नीचे, और दूसरा बैल से सब लोग ठीक है, बी प्रैक्टिकल। मान लो यहाँ पर भूकंप भी आ जाए, आएगा नहीं, ठीक है ना, मान लीजिए, तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो पहली बात कि बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है या रूम में है तो कॉर्नर्स में खड़े हो जाइए। क्यों? तुमने तो बोला अभी, वही बताओ ना क्या बोला। तो पहली बात कि जो बॉडी के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं जिससे तुरंत आप, सर है अगर चोट लगी है तुरंत आप घायल हो जाओगे, तो चाहे भूकंप से ना मरो, बाकी चीज़ें गिरने से मर जाओगे फिर आप, है ना। तो एक तो खुद को बचाना है तो किसी भी कॉर्नर पे चले गए, एक काम हो सकता है। और क्या करेंगे यहाँ पे क्या नाम है, अलमीरा वगैरह तो है नहीं, एक बेंच, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी चीज़, वो बेंच होगी ऐसा नहीं, घर में बेंच नहीं होती, ठीक है। तो जो मजबूत हो उसके नीचे आप आ जाएं, ताकि जब बिल्डिंग कोलैप्स हो तो मलबा सारा जो गिरे वो किसी भारी चीज़ पर गिरे जिसके नीचे आप हैं, ताकि आपको दो चीज़ें मिलती रहे, एक तो आपको नुकसान ना हो, दूसरा ऑक्सीजन मिलती रहे आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग बिना किसी चोट के, खाली ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण या मलबे में दब गए, किसी को पता ही नहीं बंदा वहाँ पड़ा हुआ है, इस कारण मर जाते हैं। वो एकदम ठीक है, कोई चोट नहीं लगी है उनको, पर नीचे पड़े हुए 5 दिन 6 दिन 8 दिन, भुज में ऐसे ही हुआ था, वहाँ सैकड़ों लोग खाली नीचे दब गए इसलिए मर गए थे, है ना। तो अगर आप किसी ऐसी जगह के नीचे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको चोट नहीं लगेगी, एक बात, आपको ऑक्सीजन सप्लाई होती रहेगी। अब मैं तो तुरंत छुप जाऊँगा पोडियम के अंदर, मैं सेफ हूँ एकदम, ठीक है। तो ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, इसी को हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। कि इसमें सिटीजन क्या करेगा, अथॉरिटीज़ क्या करेंगी। अब यहाँ भूकंप आ गया, आसपास पुलिस वाले होंगे या बाकी, उन्हें क्या करना चाहिए, तो उस सबको डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखिए वॉल्केनो, ज्वालामुखी। लिखो लिखो, वॉल्केनो, ज्वालामुखी। दिल्ली के अंदर मॉल्स में उसकी मॉक ड्रिल होती है, आग लगने की खूब होती है। मेट्रो में भी होता है ना, हाँ वहाँ भी मॉक ड्रिल होता रहता है। आग लग गई है तो तुरंत क्या करना है अब, ठीक है। यहाँ पे आग लग जाए तो क्या करना होगा, भगवान ना करे, देखो यार कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा, सर कैसी बातें कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर भी आग लग गई बिल्डिंग के अंदर, जैसे मुखर्जी नगर में हुआ था अभी, है ना, बहुत बैड लक था वो, मुखर्जी नगर में हुआ, एक कोचिंग में हुआ, उसके बाद एक हॉस्टल के अंदर भी हुआ था, गर्ल्स पीजी में हुआ था, है ना। अब आग लग गई है बिल्डिंग में, आप नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, अब क्या होगा। जब वो आग लगी थी तो उसने अगले दिन आके मैं चेक कर रहे थे, पीछे रास्ता है। ठीक है, एक रास्ता हो गया, पीछे का रास्ता है, वहाँ से भागना है। और क्या क्या हो सकता है, एक एक क्या क्या कर सकते हैं, एक एक करके देखो। सकारात्मक रहो तुम यार, हाथ पैर टूट जाएंगे जी। उनने कहा नीचे लेट जाएं, बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत सही है। नॉर्मली क्या होता है, लोग आग लगने पर आग से नहीं मरते हैं, धुएं से मरते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सांस नहीं ले पाते हैं। सांस लिया भी तो क्या ले रहे हैं, धुआं, धुएं के अंदर पार्टिकल्स है, वो फेफड़ों के अंदर गया, उसको ब्लॉक कर देगा। अब आप बाकी सांस नहीं ले पाओगे तो मर जाओगे। तो नीचे क्यों लेटना, क्योंकि जो गर्म हमने पढ़ा है ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर, धुआं किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, जमीन पर नहीं तैर रहा होता है धुआं, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है, ठीक बात है। और ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देना, हाँ, अगर कहीं पर आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देना, बिल्कुल ठीक बात है। आप लोगों ने देखा होगा पहले रेलवे स्टेशन पे होता था, बाल्टी में रेत भर के रखते थे वो, उस पर लिखा होता था फायर, पंप पे होता है, पेट्रोल पंप पे अग्निशमन, हाँ वही। तो व्हाट इज द बेसिक मोटिव, अगर कहीं पर आग लगी है, अब वो तब होगा जब कोई एक सोर्स होगा आग का, तो उस पर रेत फेंक देते हैं, उससे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, वो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन आग लगना पॉसिबल ही नहीं है। आपने देखा होगा मोमबत्ती को भी अगर ग्लास से ढक दो ऐसे तो थोड़ी देर बाद बुझ जाती है वो, है ना। ऑक्सीजन होगा तभी बर्न हो सकती है, फायर ना पॉसिबल नहीं है, रोक देना बिल्कुल ठीक बात है। और क्या कर सकते हैं, बोलो, बाकी तो सर आप ऊपर वाला ही करेगा, हमने इतना ही करना था, ठीक है। तो ऐसे मेजरमेंट्स पता होने चाहिए हमको कि ड्यूरिंग दैट सिचुएशन क्या करना है। 90% सिचुएशन में जो स्टडी कहती है, जो लोगों के एक्सपीरियंस कहते हैं कि जो वहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है,
उसके कारण लोग नहीं मरते, उसके बाद जो भगदड़ मचती है, उसके बाद जो पैनिक होता है, उससे ज़्यादा लोग मरते हैं। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है, तुरंत रुमाल गीला किया, मुंह पे बांध लिया उसको, उससे आपको ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ज़मीन पर लेट गए, धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके कोई भी निकलने का रास्ता देखा। निकलने का रास्ता नहीं है तो क्या करोगे फिर, है ना? तो कम से कम कोई एक सेफ जोन बनाना जहाँ पर आप आराम से बैठे रह सकते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, जब तक रिलीफ ना आए। कोई भी एक किसी को बताएं कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, पता लगा दरवाजे दोनों बंद हैं, आप लोग अपने कर रहे हो, वहाँ बैठे हैं सरामन सर चाय पी रहे हैं आराम से वहाँ। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं करना। चलिए, किसको बुला लेंगे? नंबर है तुम्हारे पास उसका? चलिए, वोल्केनो, ज्वालामुखी। लिखिए फर्स्ट पॉइंट ज्वालामुखी, पहला पॉइंट। लिखिए मैग्मा फॉर्मेशन, मैग्मा फॉर्मेशन कॉमा, मैग्मा फॉर्मेशन कॉमा, मैग्मा इरप्शन, मैग्मा फॉर्मेशन कॉमा, मैग्मा इरप्शन। हिंदी में लिखते रहो, मैग्मा का निर्माण कॉमा, मैग्मा इरप्शन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, magma eruption from earth crust and other related activity, and other related activity is known as volcanism। मैग्मा निर्माण कॉमा, मैग्मा का पृथ्वी की भूपर्पटी से बाहर आना एवं अन्य गतिविधि को ज्वालामुखीयता कहते हैं, नॉन एज वल्कनिज्म। वोल्केनिज्म। ठीक है, इसके लिए ही वर्ड कई बार वॉल्केनिक एक्टिविटी भी यूज होता है। तो दैट मीन्स जो मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, मैग्मा का ऊपर की तरफ मूवमेंट, उसका बाहर आकर के उसका सॉलिडिफिकेशन होना यानी कि जमाव, ये पूरी एक्टिविटी क्या कहलाती है? वोल्केनिज्म या वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, हिंदी में ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखीय गतिविधि होता है। ठीक है, उसका एक पार्ट है वोल्केनो। वोल्केनो मतलब खाली मैग्मा का बाहर आना, वो कहला देगा वोल्केनो। तो इसमें फुल स्टॉप लिख लीजिए। वोल्केनो मीन्स, वोल्केनो मीन्स द वेंट और होल। ज्वालामुखी से तात्पर्य कोई छिद्र से है, किसी छिद्र से है, से तात्पर्य ऐसे छिद्र से है, ऐसा लिख लीजिए, ऐसे छिद्र से है जिससे मैग्मा भूपर्पटी पर बाहर निकलता हो, जिससे मैग्मा भूपर्पटी पर बाहर निकलता हो। इंग्लिश में मैंने बोला, क्या बोला मैंने? द वेंट VENT और होल ऑन अर्थ क्रस्ट, द वेंट और होल ऑन अर्थ क्रस्ट कॉमा from which magma erupted। ठीक है, अब दो वर्ड होते हैं मैग्मा और लावा। ये क्या है आप दोनों को पता है। मैग्मा क्या होता है? हाँ, जब तक वो इनसाइड ऑफ द क्रस्ट है दैट इज नॉन एज, आउटसाइड द क्रस्ट लावा। तो लिख लीजिए इस बात को, मैग्मा इज इक्वल टू इनसाइड द क्रस्ट इज इक्वल टू इनसाइड द क्रस्ट। मैग्मा यानी कि भूपर्पटी के अंदर, उसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, मैग्मा के अंदर, तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, ठोस, तरल एवं द्रव, क्या गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। लावा क्या हो गया? आउटसाइड द क्रस्ट, उसमें खाली क्या होगा?
सॉलिड एंड लिक्विड, उसमें गैस नहीं होगी लावा के अंदर। जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसमें से पहले धुएं का गुबार बाहर आता है, ठीक है। अगर वो स्लोली इरप्शन हो रहा है तो धीरे धीरे ज्वालामुखी निकलता रहेगा, जैसे गाढ़ा तेल निकल रहा होता है बाहर। अगर स्पीडली इरप्शन हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा विस्फोट या बर्स्ट के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। उसमें से पत्थर के टुकड़े भी बाहर आते हैं और उसमें से फिर लावा बाहर भी आता है। तो लावा हो गया सॉलिड, लिक्विड हो गया, पत्थर के टुकड़े उनको पायरोलाइट बोलते हैं, वो हो गया सॉलिड, और जो धुआं गैसेज वगैरह सल्फर वगैरह सब वो क्या हो गया, गैस हो गया, ठीक है। लेकिन जो लावा होगा बाहर आने के बाद दो ही चीज़ें होंगी, या कोई रॉक होगी उसके अंदर से निकली हुई, या फिर जो इरप्ट हो रहा है लिक्विड वो होगा, बस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए क्या, ड्राइंग कर लीजिए इसके बाद। तो एक तो बात आई है वेंट की, भाई बातचीत नहीं प्लीज। बनाते रहिए। मैग्मा चैम्बर, वेंट, क्रेटर, काल्डेरा, 3-4 चीजें हो गई हैं।
काल्डेरा क्या है? बता रहा हूँ बन गया सबका? ठीक है। मैग्मा चैम्बर यानी कि वो प्लेस जो लगभग एस्थोनोस्फेयर के पास होता है, जहाँ पर चीज़ें मोल्टेन स्टेज में यानी कि पिघली हुई अवस्था में होती हैं, वो मैग्मा चैम्बर है। उस मैग्मा चैम्बर से ऐसा कोई भी डक्ट या छेद जो बाहर तक आ रहा है क्रस्ट तक, तो इसको हम बोलेंगे वेंट। वो जो डक्ट होगा पूरा, है ना, पाइप जैसा कह सकते हैं, प्रॉपर पाइप नहीं होता, ठीक है। और जो उसका अपर पार्ट है जहाँ पर वो चीज़ें बाहर निकल रही होती हैं, उसको हम कहते हैं क्रेटर, ठीक है। अब ये जो क्रेटर होता है, धीरे धीरे क्या क्रेटर लगातार बड़ा होता जाता है, क्योंकि क्रेटर से चारों तरफ क्या है, ज्वालामुखी निकल रहा है। वो जैसे ही बाहर आएगा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, जमता चला जाएगा। तो जो क्रेटर है वो उसका साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो क्रेटर है, जब बहुत बड़ा साइज इसका हो जाएगा, उसी में कई बार पानी भर जाता है ना। मान लो 2 किलोमीटर का चौड़ा साइज हो गया उसका, अब बोलोगे 2 किलोमीटर, हाँ हो जाता है, क्योंकि उसका बीच का इलाका है। कई बार ऐसा होता है कि 500 मीटर 1 किलोमीटर तक का उसका माउथ है और उससे ज्वालामुखी निकल रहा है और दोनों तरफ क्या हो रहा है, जमता चला जा रहा है वो। तो जो वहीं पर जम रहा है उससे क्रेटर बन जाएगा, उसमें पानी भरने से लेक बन जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर लेक, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब कभी दोबारा बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, जो पुराना वाला क्रेटर था उसको भी क्या कर देगा, ब्लास्ट करके उड़ा देगा, ठीक है। उसे हम बोल देंगे काल्डेरा, ठीक है, यानी कि बिगेस्ट फॉर्म ऑफ द क्रेटर। समझ में आई बात? हाँ, तो लिख लो काल्डेरा में चाहो तो एक पॉइंट। द बिगर फॉर्म ऑफ क्रेटर, काल्डेरा मतलब क्रेटर का बड़ा रूप। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सी लेक है, लोनार लेक, वो एक क्रेटर लेक है, यानी कि वहाँ पर जो क्रेटर बना था ड्यू टू वॉल्केनो, उसमें पानी भर गया तो फिर क्या बन गई, वो क्रेटर लेक हो गई। ये कई लाख साल पहले बना था वो। अब इसके बाद टाइप्स वगैरह क्या होते हैं वॉल्केनो के, और दुनिया में मेजर एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करके आइएगा प्लीज़, वरना काम होने वाला नहीं है, ठीक है।
सवाल है इसके मेंस में नहीं जो भक्ति जैन सूफी है ना उसके मेंस से क्वेश्चन नहीं है उन्होंने खत्म कर दिया पर वो डिस्ट्रिक्ट चले सर तो मैंने बोला था सर बोल रहे ऑप्शनल में कराऊं राइट ऑप्शनल में होगी और मैं तो बोलता हूँ डाउट अपना पढ़े तुम ऑप्शनल में जो चीज डाउट को मैं कुछ वाले भक्ति से सूफी में ना मेंस से क्वेश्चन नहीं सवाल क्या बात बोल जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में थोड़ा प्रॉब्लम है यूज का तरीका होता है यूज का गलत पढ़ाता है अरे ये चीज अच्छी नहीं लगती मैं समझो मैं हिस्ट्री लूंगा नहीं मैं ज्योग्राफी लूंगा वैसे व्हाट इज ऑप्शनल ज्योग्राफी लेगा मैं हिस्ट्री लूंगा ही मैं तो कुछ ऑप्शनल लूंगा ही नहीं ठीक है मैं 500 मार्क्स छोड़ूंगा 500 हां तेरा नंबर लगेगा मुझे से हाँ जी हाँ वो आया भी नहीं है तू एसएससी का पेपर देवाई कर सोच तो ये ना हां मैं तो एमपीएस का तो मैं एमपीएस कर दूं भरते भाई भरते मैथ देख रहा हूं एमपीएस का मैथ बस यार एक बार वन लिस्ट हो जाए वन लिस्ट हो जाएगा मैंने सोचा 5-10 तक हो जाएगा फिर घर बैठे हम एक बार बोलते हैं हम भी घर बैठे लेगा वो सुना करेंगे हमसे क्या करेगा मेरा 5 महीने रह गया 190 दिन है क्या मैं तो मानता हूं इसको दिल्ली की आवाज है किसको दिल्ली दिल्ली की आवाज बहुत लोगों को लगती है यहाँ पे आके खेलने जाती है अच्छे हाँ सही अच्छा अच्छे को लगते हैं ये होता होगा ही 190 दिन रह गए मैं आऊंगा ही कब से दिसंबर ये वर्ष होते हैं मैं भी नहीं आऊँ ईमानदारी से नहीं आऊंगा मैं ईमानदारी से मैं बस टेस्ट देने के लिए आऊँगा खाऊंगा नहीं तो वर्ष से आऊँगा टेस्ट में फुल लेंगे तो मैं आऊंगा नहीं तो मैं नहीं आऊंगा ये नहीं आऊंगा मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में नहीं आऊंगा नहीं दूसरी तो क्या है अब सेल्फ स्टडी है यूपीपीसीएस का 24 मार्क्स खबर होगा कि क्लास ही लेते रहूंगा और क्लास यूपीपीसीएस के 24 मार्क्स का